नमस्कार। जनसंचार माध्यम और लेखन की इस व्याख्यान श्रृंखला में मैं डॉक्टर अशोक पटेल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस व्याख्यान में हम विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन विषय को समझेंगे। इस व्याख्यान के अंतर्गत आप प्रमुख जनसंचार माध्यम जैसे कि प्रिंट माध्यम, टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट के विषय में जानेंगे। इस जानकारी को प्राप्त करते हुए आप जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और कमियां, प्रिंट या मुद्रित माध्यम में ध्यान में रखने की कुछ बातें, रेडियो समाचार की संरचना, रेडियो के लिए समाचार लेखन संबंधित कुछ बुनियादी बातें, टेलीविजन खबरों के विभिन्न चरण, रेडियो और टेलीविजन की भाषा और शैली के विषय में महत्वपूर्ण बातें, इंटरनेट में पत्रकारिता का इतिहास, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, हिंदी नेट संसार आदि कई विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले अलग अलग जनसंचार माध्यम और उनके लेखन के अलग अलग तरीकों के विषय में जानते हैं। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविजन के लिए लिखना एक अलग कला है। चूंकि माध्यम अलग अलग है, इसलिए उनकी जरूरतें भी अलग अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। प्रमुख जनसंचार के प्रमुख माध्यमों के विषय में हम बात करते हैं। हम नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते हैं और रेडियो भी सुनते हैं। हम इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते, सुनते या देखते हैं। कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुने और इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़े। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़ने पर ज्ञात होता है कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको फर्क नजर आता है। निश्चय ही इन सभी माध्यमों में समाचार की लेखन शैली, भाषा, प्रस्तुति में हमें कई अंतर देखने को मिलते हैं। सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि अखबार पढ़ने के लिए है, रेडियो सुनने के लिए है, टीवी देखने के लिए है, जबकि इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा उपलब्ध है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच के फर्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम की विशेषताएं, उसकी खूबियां, प्लस पॉइंट तो कमियां, खामियां, माइनस पॉइंट से परिचित हो। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी है। खबर लिखते समय हमें इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यमों की जरूरत को समझना पड़ता है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और कमियां इस प्रकार है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से हमारा रोज कम या ज्यादा वास्ता पड़ता है। अगर हमसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में से सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, तो हमारा जवाब होगा, क्या होगा? शायद हम थोड़ा सोच में पड़ जाएं। हमारा उत्तर चाहे जो हो,
इतना तो तय है कि इस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। संभव है हमें टीवी ज्यादा पसंद हो तो हमारे किसी रिश्तेदार को रेडियो, हमारा दोस्त रेडियो अपने पढ़ने के कमरे में फुर्सत में या कुछ और काम करते हुए सुनता हो। इसी तरह हमारे किसी और साथी को पढ़ना पसंद हो और उसके फुर्सत के क्षण अखबार तथा पत्रिकाओं के साथ गुजरते हो, जबकि हमारा कोई अन्य दोस्त इंटरनेट पर चैटिंग करते या कुछ और पढ़ते देखते हुए उसी से चिपके रहना पसंद करता हो। हम या हमारे दोस्त या अलग अलग जनसंचारों को पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं या खूबियां हमारी और हमारे अन्य दोस्तों के मिजाज, रुचियां, जरूरतें और पहुंच के अनुकूल हैं। स्पष्ट है कि हम सब अपनी अपनी रुचियों, जरूरतों और स्वभावों के मुताबिक माध्यम चुनते और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, खूबियां हैं, तो कुछ कमियां भी हैं, जिनके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है तो किसी को कम पसंद आता है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है या कोई एक किसी से कमतर है। सबकी अपनी कुछ खूबियां और कमियां हैं। विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंद्वी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी है। इस चर्चा के बाद हमें ज्ञात होता है कि अखबार में समाचार पढ़ने और रुककर उस पर सोचने में एक अलग तरह की ही संतुष्टि मिलती है, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। इस तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। रेडियो पर खबरें सुनते हुए हम जितना उन्मुक्त होते हैं उतना किसी और माध्यम में संभव नहीं है। इंटरनेट अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाते ही हम सूचनाओं के अथाह संसार में पहुंच जाते हैं। ये सभी माध्यम हमारी अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं और इन सभी को हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उपयोगिता है। यही कारण है कि अलग अलग माध्यम होने के बावजूद इनमें से कोई समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इन सभी माध्यमों का लगातार विस्तार और विकास हो रहा है। अब हम सभी माध्यमों की अलग अलग खूबियों और कमियों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रिंट या मुद्रित माध्यमों के विषय में विचार करते हैं। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई थी। छापखाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी थी। मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं। प्रिंट माध्यमों के वर्ग में अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि को शामिल किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में इनका विशेष महत्व है।
प्रिंट माध्यमों की विशेषताएं इस प्रकार है। प्रिंट माध्यमों के छपे शब्दों में स्थायित्व होता है। हम उन्हें अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। पढ़ते पढ़ते कहीं पर भी रुककर सोच विचार कर सकते हैं। इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। इसे पढ़ने की शुरुआत किसी भी पृष्ठ से की जा सकती है। इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर संदर्भ की भांति प्रयुक्त किया जा सकता है। यह लिखित भाषा का विस्तार है, जिसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं निहित है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उसे एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ पाएं। मुद्रित माध्यमों की अन्य विशेषता यह है कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम से आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। प्रिंट या मुद्रित माध्यमों की सीमाएं या कमियां इस प्रकार है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है। मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पाठकों की रुचियों और जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ये रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं, जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। प्रिंट या मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान में रखने की कुछ बातें हैं जिसको भी जानना जरूरी है। मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह अर्थात स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है, तो उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलतियां या अशुद्धियां वहीं पर रह जाएगी। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक तक इंतजार करना पड़ेगा। उसकी भाषा सरल, सहज तथा बोधगम्य होनी चाहिए। शैली रोचक होनी चाहिए। विचारों में प्रवाहमयता एवं तारतम्यता होनी चाहिए। तो दूसरा माध्यम है रेडियो। रेडियो श्रव्य माध्यम है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है।
इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं भी उसे पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार, लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच वह इधर उधर नहीं आ जा सकता और न ही उसके पास किसी गुड शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश में अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। इस तरह स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत रेडियो बंद कर दे। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होती है। रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहां शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों, तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके उपयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ है। रेडियो समाचार की संरचना। रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न है। चूंकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हों, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही है। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती हैं। समाचार लेखन की इस उल्टा पिरामिड शैली को समझने का प्रयत्न करते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालक्रम की बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं, बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है
उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। इस शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा दिया जाता है। सबसे पहले इंट्रो। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। फिर आती है बॉडी। इस भाग में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्वक्रम में लिखा जाता है। समापन। इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती। इसमें प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती है। रेडियो के लिए समाचार लेखन संबंधित कुछ बुनियादी बातों को भी देख लेना जरूरी है। रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए इन बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले साफ सुथरी और टाइप की गई कॉपी। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोता तक पहुंचते हैं। इसलिए समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक वाचिका को कोई दिक्कत ना हो। अगर समाचार कॉपी टाइप्ड और साफ सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है और इससे श्रोताओं का ध्यान भटकता है या वे भ्रमित हो जाते हैं। इससे बचने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी है जो इस प्रकार है। प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, अंक आदि नहीं लिखे जाने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे। रेडियो समाचार लेखन में अंक कैसे लिखने चाहिए? इसमें अंकों को लिखने में खास सावधानी रखनी चाहिए। जैसे 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए, जबकि 11 से 999 तक के अंकों को अंकों में लिखा जाना चाहिए। अखबारों में प्रतिशत और डॉलर जैसे संकेत चिन्हों से काम चल जाता है, लेकिन रेडियो में यह पूरी तरह वर्जित है। अतः इन्हें प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए। जहां भी संभव और उपयुक्त हो, दशमलव को उनके नजदीकी पूर्णांक में लिखना बेहतर है। इसी तरह 28,37,550 रुपयों को रेडियो में लगभग 28 लाख रुपए लिखना श्रोताओं को समझाने के लिहाज से बेहतर है। वित्तीय संख्याओं को उनके नजदीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए। खेलों के स्कोर को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं तो
उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते, 98 रन ही लिखना पड़ेगा। मुद्रास्फीति के आंकड़े नजदीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए। वैसे रेडियो समाचार में आंकड़ों और संख्याओं का अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना काफी कठिन होता है। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से नहीं शुरू होना चाहिए। इसी तरह तिथि को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। 15 अगस्त 2023 न कि अगस्त 15, 2023। डेडलाइन। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से ही गुंथी हुई होती है। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह और कहीं शाम छप कर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। श्रोता के लिए समाचार का फ्रेम हमेशा आज होता है, इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बैठक कल होगी या कल हुई बैठक में का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, अगले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल करना चाहिए। संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, यह बात अत्यंत सावधानी रखने जैसी है। संक्षिप्ताक्षरों के इस्तेमाल में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए और अगर जरूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा दिया जाए, फिर संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग किया जाए, जिससे श्रोतागण उसको समझ सके। तीसरा माध्यम है टेलीविजन। टेलीविजन में दृश्यों की महत्ता सबसे ज्यादा है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि टेलीविजन देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार या आलेख अर्थात स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे शब्द पर देखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। टेलीविजन लेखन प्रिंट और रेडियो दोनों ही माध्यमों से काफी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स, जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की ही बात लिखेंगे, समंदर की नहीं लिख सकते। अगर कहीं आग लगी है तो हम उसी का जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। अहमदाबाद की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है। अखबार में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह का बन सकता है। अहमदाबाद के कालूपुर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविजन पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है,
बगैर दृश्य के न्यूज रीडर या एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविजन पर खबर दो हिस्सों में बटी हुई होती है। अगर अखबारों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। अहमदाबाद में आग की खबर को टीवी में पेश करने के लिए प्रारंभिक सूचनाओं के बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेजी से फैल गई। टीवी खबरों के विभिन्न चरण। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देखने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी ये सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती है। ये चरण इस प्रकार है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहां, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता रहता है। फोन इन। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिलती है वह दर्शकों को बताता है। एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। एंकर बाइट। बाइट यानी कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के लिए साथ ही साथ उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिया और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। लाइव। लाइव यानी किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सके। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। एंकर पैकेज। एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती है। टेलीविजन लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके, उसमें निहित अर्थ को सामने लाए ताकि खबर के साथ आशय खुल सके। दृश्य।
अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है, जैसे अहमदाबाद के कांकरिया फुटबॉल मैदान में हो रही यह सभा, या फिर कांकरिया झील में छलांग लगाते बच्चे। इस प्रचलित शैली में आसानी यह है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य पर लेखन निभ जाता है, लेकिन कोई कल्पनाशील रिपोर्टर इन्हीं दृश्यों को अपने शब्दों से ज्यादा बड़े मायने में देख सकता है। जैसे अहमदाबाद के कांकरिया फुटबॉल मैदान में हो रही इस सभा में लोग लाए नहीं गए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। या फिर झील में छलांग लगाते बच्चों के शॉट्स के साथ लिखा जा सकता है कि इन दिनों तेज गर्मी से निजात पाने का एक तरीका यह भी। ध्वनियां। टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होता, बीच में होती है ध्वनियां। टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर के साथ दो तरह की आवाजें और होती है। एक तो वे कथन या बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और वे प्राकृतिक आवाजें जो दृश्य के साथ साथ चली जाती है, यानी चिड़ियों का चहचहाना या फिर गाड़ियों के गुजरने की आवाजें या फिर किसी कारखाने में किसी मशीन के चलने की ध्वनियां। टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों ही तरह की आवाजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली तरह की आवाज यानी कथन या बाइट का तो खैर ध्यान रखा ही जाता है। अक्सर टीवी की खबर बाइट्स के आसपास ही बुनी जाती है, लेकिन यह काम पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए। कथनों से खबर तो बनती ही है, टीवी के लिए उसका फॉर्म भी बनता है। बाइट सिर्फ किसी का बयान मात्र नहीं होते, जिन्हें खबर के बीच उसकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है। वह दो वॉइस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का भी काम करता है। टीवी के लिए सिर्फ बाइट या वॉइस ओवर ही नहीं होते, ध्वनियां भी होती है। उन ध्वनियों से भी खबर बनती है। इसलिए किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ दी जानी चाहिए। टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट या नेट साउंड यानी प्राकृतिक आवाजें कहते हैं, यानी वे आवाजें जो शूट करते समय खुद ब खुद चली आती है। जैसे रिपोर्टर किसी आंदोलन की खबर ला रहा हो जिसमें खूब नारे लगे हो, वह अगर सिर्फ इतना बताकर निकल जाता है कि उसमें कई नारे लगे और उसके बाद किसी नेता की बाइट का इस्तेमाल कर लेता है, तो यह अच्छी खबर का नमूना नहीं कहलाएगा। उसे नारे लगाते हुए आंदोलनकारियों को भी दिखाना होगा और इसकी गुंजाइश अपने वीओ में छोड़नी चाहिए। रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली। रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है। भारत में श्रोता और दर्शक अलग अलग प्रकार के हैं। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी होते हैं। इन सभी लोगों की सूचना की जरूरत पूरी करना ही
रेडियो और टीवी का उद्देश्य है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है और इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी की समझ में आसानी से आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और उसकी गरिमा के साथ कोई समझौता भी न करना पड़े। रेडियो और टेलीविजन के समाचारों में आपसी बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं। जब भी कोई खबर लिखनी हो तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए। हम कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांच करने का एक बेहतर तरीका यह है कि हम समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ लें, जोर जोर से बोलकर पढ़ें। भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए, तो कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफी सावधानियां बरतनी पड़ती है। ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों में एकदम से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है। जैसे निम्नलिखित, उपयुक्त, अधोहस्त लिखित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है। इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है। जैसे पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। इसकी बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया ज्यादा स्पष्ट है। तथा, एव, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से भी बचना चाहिए और उनकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। इनमें भाषा कई बार बोझिल लगने लगती है। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से और जहां जरूरी हो वही होना चाहिए, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करते हैं। वाक्य छोटे छोटे हों, एक वाक्य में एक ही बात कहनी चाहिए। वाक्य में तारतम्यता ऐसा हो कि कुछ टूटता या छूटता हुआ ना लगे। शब्द प्रचलित हों और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। क्रय विक्रय की जगह खरीदारी, बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला और पंक्ति की जगह कतार टीवी में सहज माने जाते हैं। चौथा माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट को इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत सी बनती जा रही है। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त है या जिन्हें 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज पर छपे हुए अखबार उतने ताजे और मनभावन नहीं लगते। उन्हें हर घंटे 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लत लगती जा रही है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है।
पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हर साल करीब करीब 50-55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में खबरें पढ़ सकते हैं, दुनिया भर की चर्चाओं परिचर्चाओं में शरीक हो सकते हैं और अखबार की पुरानी फाइलों को भी खंगाल सकते हैं। इंटरनेट एक टूल नहीं है, और भी बहुत कुछ है। इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के दो रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल करना, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल, व्हाट्सएप या किसी भी जरिए से भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन तथा पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। टेलीविजन या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए जहां पहले ढेर सारी अखबार की फाइलों को ढूंढना पड़ता था, वहीं आज चंद मिनटों में इंटरनेट द्वारा विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। एक जमाना था जब टेलीप्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे। आज स्थिति यह है कि 1 सेकंड में कुछ भी भेजा जा सकता है। इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध है। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। चूंकि यह एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास पर थोड़ी नजर डाल देते हैं। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास का पहला दौर था 1982 से 1992 तक का, जबकि 1993 से 2001 तक दूसरा दौर चला। तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की मानी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में या पिछले कुछ महीनों में इसमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, इसलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसे खबरों को सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज करें। तब AOL जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर प्रयोगों का दौर था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से
2002 के बीच हुई। इस दौर में तकनीकी स्तर पर भी इंटरनेट का जबरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML आई, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नाम के ब्राउजर पूरे विश्व में फैल गए। इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज रफ्तार वाला बना दिया। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविजन समूह विश्व जाल में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफी विस्तार हुआ। न्यूपीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया, पर उतनी ही तेजी के साथ इसका बुलबुला भी फूट गया। सन 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज्यादातर .com कंपनियां बंद हो गई। लेकिन यह भी सही है कि बड़े प्रकाशन समूहों ने इस दौर में भी खुद को किसी तरह जमाए रखा। चूंकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग यह जानते थे कि और चाहे जो हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं, इसलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सका। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। कुछ समय पर इसमें कई परिवर्तन आए हैं। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू हुआ माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ माना जा सकता है। पहले दौर में हमारे यहां भी प्रयोग हुए। .com का तूफान आया और पश्चिम की तरह ही बुलबुले की तरह फूट गया। अंततः वही टिक कर रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायोनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर है। कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती है। जो साइटें नियमित अपडेट होती है उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक और जी न्यूज प्रमुख है। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह rediff.com, इंडिया इंफोलाइन व सिफी जैसी कुछ ही साइटें हैं। रिडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। हिंदी नेट संसार, हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स,
प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी को माना जा सकता है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफी आशाएं जगाई, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नजर आती थी। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनामिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज्यादातर साइटें खुलती ही नहीं है। इसके लिए कीबोर्ड का मानकीकरण करना चाहिए। यूजीसी ने इस विषय में बहुत काम किया है। यूजीसी ने कई पत्रकारिताओं के लिए मानदंड बनाए हैं और उनको विश्वव्यापी नंबर देने की कोशिश की है, जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक जरिया बन सकता है। अस्तु।